लिंक उसके प्राइवेट कर देना पब्लिक के लिए, हाँ, और मेरे को भेज देना। चालू हो गया ना, देख चालू है ना, ठीक। तो एसी को देखते हैं आप थोड़ा सा, है ना। और एसी में कुछ विशेष नहीं है थ्योरी के अंदर, पता भी होगा आपको, सब याद ही है, ज़्यादा मोटा मोटी बातें हैं, क्या फेज डिफरेंस होता है, क्या इम्पेडेंस होती है, किस तरह से रहता है, मोटा मोटी सबको ध्यान है थ्योरी, उसमें कोई विशेष थ्योरी नहीं है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े ही हो आप लोग, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, देखो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में e पावर j ओमेगा t, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पता ना इस बात का आपको, ठीक है। कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा, ये क्या उनकी वर्चुअल वैल्यू होती है, इमेजिनरी। तो ये देखो, ये कह रहा है कि Vm उसका मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, ओमेगा टी एंगल पे है, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी, जो भी अपन इक्वेशन लेते हैं उसमें, तो ओमेगा टी एंगल पे है, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इमेजिनरी होगा, एक क्या होगा, रियल होगा। तो देखो कोस ओमेगा टी वाला क्या है, रियल है, जो रेजिस्टेंस की तरफ होता है, रेजिस्टेंस उसमें जीरो का फेज डिफरेंस मानते हैं अपन, और साइन ओमेगा टी वाला क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल कंपोनेंट में लेते हैं। तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है सारे को। तो प्योर रेजिस्टेंस ये जो है V इक्वल्स टू Vm ई पावर j ओमेगा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। और V इक्वल्स टू Vm टोटल वोल्टेज थी, तो उसको किस में लिखा जा सकता है, रियल पार्ट और वर्चुअल पार्ट में लिखा जा सकता है। क्लियर है बात, पता है ना इस बात का आपको। तो ऐसे ही करंट को हम क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू IM, IM क्या हो जाएगा, Vm अपॉन Z हो जाएगा। Z क्या होती है, इम्पेडेंस होती है किसी भी सर्किट की, टोटल रुकावट जो होती है रेजिस्टेंस की तरह से ही, ठीक है। एंड J ओमेगा टी की जगह हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज इनिशियल फेज विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 5 फेज डिफरेंस है। तो इसको ये लिख सकते हैं हम, कोस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट जब हमारे पास में आएगा तो करंट को क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू IM ई पावर जे ओमेगा टी, क्योंकि हमें पता है प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में फेज डिफरेंस कितने का होता है, 0 का होता है। तो वही हो जाएगा जे ओमेगा टी, या Vm बाई आर ई पावर जे ओमेगा टी, या V बाई आर टोटल वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ये लिख सकते हैं हम करंट को, ठीक है। प्योर कैपेसिटी वाले सर्किट में कौन आगे कौन पीछे होता है, कैपेसिटर वाले में करंट आगे होती है, लीड करती है पाई बाई 2 से, तो करंट का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। और इसको लिखोगे तो क्या लिखेंगे, IM को क्या लिखेंगे, Vm डिवाइडेड बाई Z। अब Z इम्पेडेंस क्या होती है रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, 1 अपॉन कैपेसिटर वाले सर्किट में XC बोलते हैं, जिसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा जाता है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी लिखे वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये फेज डिफरेंस हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ई पावर जे पाई बाई 2 को ये लिखते हैं हम, ठीक है। तो करंट क्या बन जाएगी आपके पास में, I इक्वल्स टू जे ओमेगा सी Vm ई पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, और इक्वल्स टू ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी I V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I अपॉन एक्स सी, एक्स सी भी इमेजिनरी में जा रहा है ना, तो जे लग गया है जे ओमेगा सी, वही बात है। ऐसे ही आप देखोगे किससे, प्योर इंडक्टिव वाले सर्किट में, ये इसका फेजर डायग्राम बना दिया कि V का ओमेगा टी के साथ है, और करंट जो है वो कितने पे है, कुछ फाई आगे है, ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी वैल्यू आ जाती हैं। इंडक्टिव वाले सर्किट में क्या होती है, वोल्टेज, उसमें करंट क्या करती है, लैग करती है, तो वोल्टेज क्या करेगी, लीड। तो करंट लैग करेगी तो क्या लिखा जाएगा एक्सप्रेशन में, I वाले में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस जे बाई ओमेगा एल Vm ई पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। और इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई I इंटू जे ओमेगा एल, I इंटू एक्सएल, ठीक है, I इंटू एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल इम्पेडेंस होती है, I इंटू आर रेजिस्टेंस की जगह जो चीज़ आ रही है, वही चीज़ है। V के 2 कंपोनेंट हैं, V कॉस ओमेगा टी और V साइन ओमेगा टी, रियल और इमेजिनरी। ऐसे ही करंट के भी 2 होंगे, क्या होंगे करंट के 2 आपके पास में, कौन कौन से आएंगे, एक तो इधर की तरफ आएगा जो रियल होगा,
और एक वाई एक्सिस में आएगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे इसके? दो लिखें क्या? यही वाले कंपोनेंट होंगे, कोस माइनस पाई बाई 2 और जे साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो v इक्वस टू क्या आ जाएगा? आई जेड। जेड क्या होता है इसमें? 1/ओमेगा c। कौन से सर्किट के लिए है? सी वाले सर्किट के लिए, कैपेसिटर वाले के लिए है। और इंडक्टर वाले के लिए क्या बताया था? इंडक्टिव के लिए ये थी वैल्यू, जे ओमेगा एक्सएल हो जाएगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ये तो जनरल लिखने का वे था, मतलब ये भी पता होना चाहिए, डाल दे कहीं बात को। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही आपके सिलेबस में। और ये फिर आपने ले लिया, ये किरचॉफ, ये वोल्टेज लिखी गई है आई इंटू एक्सएल प्लस आई इंटू आर, दोनों आर एल सर्किट जुड़े हों तो उस सर्किट के लिए है चीज़। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए है, मतलब आर भी लगा हुआ है, एल भी लगा हुआ है, तब आप क्या करोगे? तो वोल्टेज क्या लेके जाएगी? वी इक्वस टू आई आर एंड दैट इज इक्वस टू आई जेड। तो जेड कितनी हो जाएगी टोटल? आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, तो आर प्लस जे ओमेगा एल होती है। और जेड की वैल्यू क्या निकालोगे? निकालो तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये सब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या सर, क्लास में हूँ मैं। एक बार सर, एक बार फ्री होके कर लूँ, मैं रिकॉर्डिंग पे है क्लास। एक मिनट में रोक रहा हूँ फिर। ठीक, एक मिनट रुको, आता हूँ बेटा। और थोड़ी होता है, हो जाएगी मतलब हैं?
वही है ना, ठीक। पेन छोड़ दिया मैंने। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुल मिला के बात ये थी इसको, ठीक है ना, सारी एसी को। तो ये जेड नॉट लिखा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखा इसका जेड नॉट, और फाई क्या हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर होता है फेज डिफरेंस जो है विद द रियल एक्सिस गिवन बाय 10 फाई। आर इधर था, एक्सएल इधर था, तो 10 फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फाई निकालेंगे तो 10 फाई परपेंडिकुलर बाई बेस, एक्सएल बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना, उसी रिप्रेजेंटेशन से। तो जेड की जो वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड नॉट ई पावर जे फाई। इसको सोल्व करो तो ये मिलने वाला है आपको। तो v इक्वल्स टू जेड नॉट ई पावर जे फाई इंटू आई, अरे ये जेड आ गई और ये आई आ गया, आई जेड, ठीक है ना, v इक्वल्स टू आई जेड होता है। तो ये कह रहा है कि मैथमेटिकली निकालें तो जेड की वैल्यू ये आती है अपने पास में, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट ई पावर जे ओमेगा, और इसको जेड नॉट क्या लिख सकते हैं, ई पावर जे ओमेगा को, वही है जेड नॉट कोस फाई प्लस जे साइन फाई। जेड के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जेड कोस फाई और जेड साइन फाई, कोस फाई रियल और साइन फाई वर्चुअल, ठीक है ना। जेड जितने कई सारे सर्किट लगे हों तो क्या होगा, ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस दैट आर इन सीरीज और इन पैरेलल मे बी कंबाइंड इन द सेम वे एज सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स। कितने भी ऐसे सर्किट लगे उनको सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सीरीज में रेजिस्टेंस है तो आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस ये, और पैरेलल में होगा तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 दी। तो वैसे ही इनको ट्रीट किया जा सकता है इम्पेडेंसेस को, ठीक है ना। तो सीरीज में सिग्मा जेड आई, और इसमें क्या हो जाएगा 1/ZF इक्वल्स टू 1/ZI का समेशन हो जाएगा, क्लियर है। पैरेलल में 5 सर्किट लगे हुए हैं, आर भी लगा है, एल भी लगा है, सी भी लगा है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब सेम रेजिस्टेंस की तरह से इनको ट्रीट किया जा सकता है सीरीज पैरेलल में, क्लियर है बात, ये है। अब जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक कैपेसिटर है, एक एल है और एक आर है, वैल्यूज गिवन है, वोल्टेज गिवन है आपको, ठीक है, 31 वोल्ट। द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट विच द रेजोनेंस सेट्स इन, वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिसपे क्या आ जाए, रेजोनेंस हो जाए। तो इम्पेडेंस सर्किट की कितनी होगी, इस सर्किट की बताओ, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे फिर, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया 1/Z इक्वल्स टू 1/दिस, ये एल और एक्सएल क्या होंगे, सीरीज में होंगे, आर और एक्सएल, ठीक है ना। ये रूट नहीं है, जे है, मिस्टेक प्रिंट है, ठीक है ना। 1/R प्लस जे एक्सएल प्लस 1/-JXC, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सएल के साथ यदि जे यूज़ कर रहे हो तो एक्सी के साथ क्या आएगा, माइनस, पता है ना अपोजिट फेज, एक्सएल और एक्सी अपोजिट फेज में होते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ जे आएगा, इसके साथ माइनस जे आएगा, क्लियर है बात। तो 1/Z इक्वल्स टू एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनली वही आना है, 1/Z इक्वल्स टू 1/दिस प्लस ये। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये एक्सएल एक्सी में ना लिख के, अरे 1/R प्लस क्या होता है, एक्सएल होता है, आर और एल वाले सीरीज में थे, और प्लस 1/ωc होगा, ठीक है ना, 1/ωc। तो वही चीज़ आ गई। एट रेजोनेंस इम्पेडेंस शुड बी मिनिमम फॉर दिस। अच्छा, उसने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस सेट इन, और दूसरा पूछा है कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फेड करंट इन रेजोनेंस एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है ना। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फेड करंट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड थ्रू द कैपेसिटर, वो निकालनी है करंट की वैल्यूज। रेजोनेंस पे इम्पेडेंस क्या होनी चाहिए भैया, मिनिमम होनी चाहिए। तो जेड की वैल्यू क्या करनी है आपको, मिनिमम या मैक्सिमम करनी है। तो जेड मिनिमम होगा तो 1/Z मैक्सिमम होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, तो इसको सोल्व कर लोगे आप। डिफरेंशिएशन को सोल्व करोगे तो फाइनली क्या आना है, ओमेगा रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी 1/LC माइनस R² का रूट। इसको सोल्व कर लोगे, ये तो सोल्व कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आता है तुम्हें। तो ये रेजोनेंशियल फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर वो करंट पूछ रहा है, किस समय की करंट पूछी है उसने सेकंड ऑप्शन में, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फेड करंट इन रेजोनेंस एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड थ्रू द कैपेसिटर।
मतलब टोटल करंट भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है, तीनों करंट पूछी है इसने, ठीक है। टोटल करंट, कैपेसिटर से जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट, वो पूछी है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ की वोल्टेज यूज़ करेंगे। वो वोल्टेज यहाँ भी लगी हुई है, तो इसकी करंट तो हो जाएगी कितनी, V/XC, V/R होता है। और इसकी करंट क्या हो जाएगी, V/ इन दोनों की जो जेड बनी है वो, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ, ये आ जाएगी IL = V/I। I इंडक्टर के अंदर जो है, इंडक्टर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इंडक्टर के साथ R, और ये R सीरीज में जुड़ा हुआ है और C पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी V, ये किस चीज़ को यूज़ कर लिया, V/, L/RC आ रही थी क्या, जेड की वैल्यू क्या आ रही थी, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है देखना एक बार। ये टोटल, हाँ टोटल ही है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये टोटल है, मैं देखा L की है। और L वाले में √L/C इंडक्टर के अंदर वोल्टेज इंटू जेड, ठीक है। एक मिनट इधर भी देखते हैं। IC वाले में निकालोगे तो क्या आएगा, V/XC, सिर्फ C वाले में तो अकेला है तो V/XC होगी। तो V/XC को 1/ωc लिखोगे तो ये आ जाएगा, और रेजोनेंस वाली रख दोगे वैल्यू जो निकाली है तो ये आ ही जाएगी, ठीक है ना। IC वाले में, C वाले में। और LR सर्किट के अंदर क्या आएगी, LR वाली इम्पेडेंस आएगी। और LR वाली कितनी आएगी, वो पैरेलल में जोड़ोगे, सॉरी सीरीज वाली जोड़ोगे, तो LR वाली जो आएगी वो कितनी आएगी, उसकी वैल्यू √L/C आ रही है क्या, चेक करना है एक बार, चेक करो देखिए। L वाले की, इंडक्टर वाले की जो वैल्यू आ रही है, दूसरी जो वैल्यू आ रही है, इसको हटा दो, देखो ये को हटा दो, jωc को, 1/R + 1/jωL, तो R² + ω² L² का रूट होनी चाहिए। यहाँ क्या यूज़ किया है इसने, √L/C कैसे यूज़ किया है, ओह रेजोनेंस पे यूज़ कर लिया इसने, डायरेक्ट रेजोनेंस पे यूज़ कर लिया इसने, XL = XC रेजोनेंस पे यूज़ कर लिया ना। और वो डायरेक्ट रेजोनेंस, उसमें तो रेजोनेंस बाद में डाला है, इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस से उत्तर निकाल दिया, समझ गए बात को। XL = XC करोगे, ω/L = 1/ωc, तो ω² = 1/LC, लेकिन ये LC आना चाहिए फिर से। हाँ यहाँ ठीक, इससे ओमेगा हाँ ले लिया, बिल्कुल ठीक है, हाँ यहाँ डाल दिया है ना इसके अंदर, तो इससे बना लिया इसलिए L/C, ये है। वैसे भी कर सकते हो आप इन सवालों को, जरूरी नहीं कि इसी से करें, लेकिन एक तरीका दिमाग में डालना चाह रहा था मैं कि भाई कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे कर सकते हैं हम, ईजी हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी इससे करने से। ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, R है, L है, C है। उसमें क्या था, RLC वही वाला सर्किट है, वैसा का वैसा ही फिर से, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस पूछ रहा है, करंट सोर्स के अंदर वही चीज़ें आएंगी, वही R और XL सीरीज में वो इम्पेडेंस आ जाएगी, वैसे की वैसी ऐड होकर के, ठीक है। ये जेड निकल गया, इस सर्किट का पूरा जेड निकाल लिया, इन्होंने सोल्व कर लिया इसको आगे, तो ये जेड की वैल्यू निकल गई। अब जेड आपके पास निकल गया, और tan phi इससे निकल जाएगा, उसी से डायग्राम से। तो अब जेड की वैल्यू पूछी है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, ये तो ये वैल्यू ले ली। सेकंड पार्ट में पूछा क्या है इसने, पहले मतलब फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट फेड टू द सर्किट एंड द सोर्स वोल्टेज, वो तो ले लिया। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C एंड ए कॉइल विद एक्टिव रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L कनेक्टेड इन पैरेलल। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ये ठीक है। अच्छा, तो उसका सर्किट अलग था क्या, नहीं वही था, RL एंड कनेक्टेड पैरेलल टू ए सोर्स ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
एक कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C एंड ए कोयल विद एक्टिव रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टिव L कनेक्टेड हैं। और इसमें क्या अलग बोला है तो फिर कैपेसिटर C एंड ए कोयल, C और कोयल को ऐड कर दिया इस बार, है ना। ए कोयल विद एक्टिव रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L कनेक्टेड इन पैरेलल, वही है, वही चीज़ है। फाइंड द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बी पार्ट में इसने क्या कहा है, जेड, हाँ इम्पेडेंस की वैल्यू ले ली, लेकिन इसमें चेंज क्या किया इसने, हैं इसका, हाँ नहीं इससे, हाँ ये मैग्नीट्यूड ले लिया आगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लिया ये जेड। लेकिन बात यह है कि ये जो जेड है इससे ये जेड डिफरेंट है, यही ना, ये जो जेड है हमारे पास में, इससे ये जेड डिफरेंट क्यों है, ये जेड डिफरेंट क्यों है, हैं प्रीवियस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम से लिया है, क्वेश्चन से नहीं लिया है। क्वेश्चन की भाषा में कोई चेंज तो नहीं, अपन जल्दी में पढ़ रहे हूँ, देखो एक बार। ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C एंड ए कोयल विद एक्टिव रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सोर्स ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये तो यही सेटअप है ये तो। फाइंड द फेज डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C एंड ए कोयल विद एक्टिव रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम ही लैंग्वेज है, डिट्टो ही, हैं नहीं ये वाला, हाँ अच्छा इसी को, हाँ आगे सोल्व में लिख रखा है और ये यूज किया है वहाँ, ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। तो वो जेड वहाँ से ले लिया, ठीक है, उसी का वो पार्ट ले लिया इसने, और ये आगे उसको सोल्व किया हुआ था उसमें सोल्व करने के लिए, और यहाँ तो इसका मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा ही। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से इतनी बात सीखनी है कि आप किसी भी तरह की सर्किट इजीली हैंडल कर सकते हो रहे हैं ना इजीली हैंडल उससे, मतलब सीरीज़ में हो पैरेलल में हो। अब देखो, हालांकि कहने को वो कहते हैं लोग बाग कि पैरेलल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था ये पैरेलल नहीं है रियल में, ये सीरीज ही हैं सारे, पढ़ाते हुए बताए थे। क्यों है सीरीज, क्योंकि वोल्टेज एक लाइन पे सेम लग रही है। ये गड़बड़ कब हो जाता है सवाल, कि यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा देते अपन, तब अफलातून बन जाता है। अभी तो ये सीरीज ही तो है, आप अलग अलग भी हैंडल कर सकते हो अपने पुराने तरीके से, उससे भी हैंडल कर सकते हो कि इसको अलग हैंडल कर लो, यहाँ वोल्टेज लगी हुई है, और इसको अलग हैंडल कर लो, यहाँ वोल्टेज लगी हुई है, फिर साथ कर लो, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर से कर ही सकते हो साथ साथ, ये देख ही लिया आपने तरीका, इसको दिमाग रख लो, इससे जल्दी हो जाएंगे सवाल, थोड़े ईजी हो जाएंगे। पढ़ी हुई है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, बस इतनी बात ध्यान रखनी थी, जो बातें हो गई हुई, नहीं तो कुछ है ही नहीं है, ये बातें आपको ध्यान रखनी थी इसमें। अब तो कैसा भी सर्किट आए तरीका यही रहेगा, एक सीरीज या पैरेलल ही आएंगे, उसका तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल हो ही गया अपना। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें सवाल कोई, एक बात लेते हैं फिल्टर सर्किट्स की। फिल्टर सर्किट्स कहाँ है भाई, पीछे रह गए क्या, ना पीछे नहीं, आगे आएंगे। आगे भी नहीं है क्या, मैं तो क्वेश्चन आ गए पूरे इसके। सर्किट्स कितने नंबर पे है,
ये रहे। फिल्टर सर्किट्स, एक आर लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है। ये पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए अभी, और सिलेबस में भी है सारी बात। आर और सी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। Filter circuit is used to climate high frequency or low frequency noise from a periodic signal. The input signal ये है V नॉट sin omega t. Maximum input is given by IZ. इनपुट वोल्टेज जो है उसका मैक्सिमम इनपुट गिवन क्या होगा, IZ होगा। Z की वैल्यू हमें पता है √R² प्लस XC का स्क्वायर होती है, ठीक है, ये है बात। तो मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज, मैक्सिमम आउटपुट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, R इंटू VM बाई दिस, ये वैल्यू होगी। V इनपुट की वैल्यू होगी IZ, आउटपुट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, तो ये जो आ गई आपके पास में है VM की वैल्यू है आपके पास, और VM इंटू क्या होगा, सॉरी करंट I इंटू R, और रेजिस्टेंस पे जो आउटपुट होगा सर्किट की करंट कितनी आ गई, यहाँ से आ गई, ये निकल गई करंट यहाँ से आपके पास में, V इनपुट डिवाइडेड बाय दिस, और V इनपुट या VM डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या आ गई आपके पास, करंट आ गई इंटू R हैं, किस में, अरे ये मिस्टेक है यार, ठीक है, समझ ली इतनी बात, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसमें। ये देखिए आ गया ना, आगे, ठीक है। अब ये लेखक महोदय ने ऐसे ही कराया, मैं क्या करूँ, प्रिंटिंग ऐसे ही करवाई, तो ये बात है। और उस पे निकालोगे किस पे, दूसरा इंडक्टर जुड़ा हुआ है ना इसमें, या सी है, सी, तो सी पे निकालोगे वोल्टेज, तो वो कितनी आएगी, यही I इंटू XC आ जाएगा, 1/ωc का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बात में। अब इसमें चेक करेंगे दोनों वैल्यू निकाल के कि वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस और वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। एक बार आप चेक करो, लिख के देख लो, एक बार सवाल का चेक करके देखो, ये लिखो दोनों और चेक करो कि जब ओमेगा टेंड्स टू 0 है तब कौन सी वोल्टेज मैक्सिमम आ रही है, VRM मैक्सिमम आ रही है या VCM मैक्सिमम आ रही है, ये निकाल के बताओ मेरे को। ओमेगा टेंस टू 0 है तो क्या आ रहा है, कैपेसिटर पे आ रही है मैक्सिमम वोल्टेज, और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये भी चेक करो किस पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे आ रही है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे आ रही है, उल्टी आ रही है ना दोनों पे। यही चीज़ को यूज़ किया है कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अप्रोचेज 0 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अप्रोच इज 0, रेजिस्टेंस पे 0 हो जाती है। दिस इज ए DC लिमिट फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द डिनोमिनेटर अप्रोचेज दिस वैल्यू, और उस समय क्या होगी, पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज V0, वेरी हाई पे रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा आउटपुट, ठीक है, I के साथ ओमेगा के साथ में फ्रीक्वेंसी जब बदलेगी उसके साथ में। तो ये कहता है कि फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज द इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नेग्लिजिबल, हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कैपेसिटर की इम्पेडेंस कितनी हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। अभी आपने देखा उसमें, क्योंकि इम्पेडेंस नेग्लिजिबल होगी तभी तो क्या होगी, करंट क्या हो रही है, करंट क्या हो रही है हाई फ्रीक्वेंसीज पे, उसमें कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल 0 हो रहा है,
हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। तो करंट कितनी हो गई, तो इम्पेडेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी, V बराबर आई आर है। तो V जीरो तो क्या जीरो हो गया, R जीरो हो गया। अरे रेजिस्टेंस इम्पेडेंस ही तो बदल रही है, इसमें चेंज क्या हो रहा है, इम्पेडेंस ही तो बदल रहा है। करंट तो जो है ही के, अरे सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगी ना दोनों में, करंट थोड़ी बदलोगे, ठीक है। तो जीरो को टेंड कर जाती है वो चीज़। तो द कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किटेड, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। ये हम जनरल वैसे भी तो पढ़े थे कि, चलो इसको बता दें, फिर बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स लॉ। तो उस समय ये दिखेगा, इसको हमने वैसे भी पढ़ा था कि एक्स सी इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/ओमेगा सी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा ना। तो कैपेसिटर करंट को इजीली जाने देगा इसी को, ठीक है ना, इसको इजीली जाने देगा, हाई पास हो गया। अरे हाई को क्या करेगा, पास करेगा, अदरवाइज सर्किट में क्या हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी। सीरीज में है ना आर और सी, तो उसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर कब होगा, जब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वेरी हाई होगी, समझ गए, हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो वही बात है, उसी चीज़ को ऐसे डिस्कस किया है। नाउ वी रिवर्स द रोल ऑफ द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सो दैट द आउटपुट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। अब आउटपुट इस पे कैपेसिटर पे ले रहा है, तो वो उल्टा कब हो जाएगा, द एक्सप्रेशन शोज हाउ पीक वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, वी एनालाइज लिमिटिंग केसेस। तो इसमें क्या आ रहा था, VCM इक्वल टू VM कब होता है इसमें, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो को टेंड कर रही होती है। निकाला होगा अभी आपने, देखो चेक करो। अरे ओमेगा जीरो को टेंड कर रही होती है, तो मैक्सिमम वोल्टेज किस पे है, कैपेसिटर पे है ना। तो वही तो लिखा है यहाँ, ठीक है, VCM इक्वल टू VM, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर पे है, ये है बात। ये वो ग्राफ भी दिखाया गया है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट का। आउटपुट इनपुट बराबर है, अब जीरो पे जो जो आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा, और ये जीरो गिर जाएगा, ठीक है ना, आउटपुट जीरो हो जाएगा। ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो हो जाएगा ना। तो यही वाली बात है। कौन है भाई, हाँ जी, अभी कहाँ से आ रहे हो, और में क्या हो गया। तो ये बात थी, इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अरे ये कौन सी भूल जाती है, आज की डेट कितनी है, ये नहीं रे यार, ये नहीं लेना था मेरे को। एक मिनट भाई, मैं देखता हूँ कौन सी PDF वाला बड़ा लोचा रहता है।
एक मिनट भाई, एक मिनट। ले भाई, एक बार ये दौड़ के जा, उनसे हर चीज़ से ये PDF डलवा के लगाते अभी भेजिए, वो डाल के दो सर फटाफट, जल्दी जा दौड़ के। तो AC के सवाल लगाए क्या आपने? असाइनमेंट तो मिल गया ना तुम्हें AC का? AC का नहीं मिला अभी? उसके साथ नहीं था तो मिल तो गए ना क्वेश्चन से, लगाए नहीं है इसका मतलब है। हाँ हैं, हाँ वो वाला ही अमित ने रख रखा है जो अभी देखा नहीं क्या अभी भी? अच्छा उस पर वो हेडिंग नहीं पढ़ाना तो सवाल देख लिए बस, करो यार उसको। अभी एरर का भी मैं दूंगा तुम्हें, आज दे दूंगा एरर वाला, उसको कंप्लीट करो, EMI AC को कंप्लीट करो अब, ठीक है? हैं? हाँ बताओ। इसमें सर ये बोल जाएगी परसेंट कितना वेट है, 3 मीटर हाइट से अपन उसको कूद रहे हो। हाँ इसके अंदर पहले में तो इम्पल्स पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम सीधा जाएगा। ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है कि कितना एवरेज फोर्स, कि हाँ वो 1 मीटर के अंदर दायरे में पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर, इसमें वर्क एनर्जी लगाते हैं हाफ एम वेलोसिटी एवरेज फोर्स, हाँ ठीक है। वेलोसिटी इज 60 इसको वर्क फोर्स इनटू 1 सेंटीमीटर इसको 1 मीटर। हाँ इसका आंसर आ रहा है 2.1 × 10⁻⁵ सही है। अगले में वही डिस्टेंस 50 × 10⁻⁻² ले लेंगे, हाँ उससे सी ऑप्शन आ रहा है, इसने डी दे रखा आंसर में। कुछ मिस्टेक होगी तो मैं देख लूँगा, ये मिस्टेक की बात लग रही है, देख के भेजूँगा। उस पर याद दिला देना मेरे को, डाल देना ग्रुप पे, है ना, मैं देख के भेज दूँगा फिर। क्या नाम से डालिए भाई? कहाँ पे लिखी ये? ये देखो अब आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सर्किट शोन इन फिगर कैन इंटीग्रेट, ये देख लेना एक तो, इसको पढ़ो क्या है। देख लोगे? ये सब किए हुए हैं, हाउ दिस इंटीजर वर्क्स एंड स्केच इट्स आउटपुट स्क्वायर वेव सिग्नल आउटपुट, वे इनपुट कुछ डाला है। अरे एक बार आउटपुट यहाँ पे ले रहा है भाई, कैपिटल R के ऊपर, ठीक है? कौन है? नहीं लेनी चाहिए। तो इसको तो कर लेना उसी तरीके से जो बताया उसी से। मेरा मुख्य बात है कि इस बात पे आना, पास फिल्टर पे। ये देखिए, द RC सर्किट शोन इन फिगर कॉल्ड ए लो पास फिल्टर। C पे आउटपुट देख रहे हैं हम, ठीक है? तो बिकॉज इट पासेज लो फ्रिक्वेंसी AC सिग्नल्स विद लेस एटेन्यूएशन देन हाई फ्रिक्वेंसी AC सिग्नल्स। ये किसको पास करेगा? वो कौन सा था?
हाई पास फिल्टर था ना, इंडक्टर जुड़ा हुआ था उसमें, इंडक्टर था कि कैपेसिटर था? कैपेसिटर था उसमें भी, रेजिस्टेंस के क्रॉस पूछा हुआ था उसमें, हाँ ठीक है। तो इसका अपोजिट आता ना इसमें, हमने देखा, ठीक है। तो ये लो पास फिल्टर हो गया। तो ये कहता है कि लेस एटेन्यूएशन के साथ पहुंचेगा देन हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स, हाँ इस पे, सो दैट द वोल्टेज गेन इज दिस, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ गेन फॉर फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू जीरो और टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही वाली बात है। तो वी आउटपुट कितना मिलने वाला है, टोटल करंट हम निकालेंगे वी इनपुट डिवाइडेड बाई जेड इंटू एक्स सी। अरे कैपेसिटर पे तो आउटपुट ये होगा ना, टोटल करंट इंटू, ये हो गई टोटल करंट इंटू एक्स सी। तो ये आ गया आपके पास में वी आउटपुट, और वी आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन। उसने पूछा क्या था आपसे, सो दैट द वोल्टेज गेन या एम्प्लीफिकेशन ऑफ वोल्टेज एक ही बात है। वोल्टेज गेन कितना हुआ, तो आउटपुट और इनपुट का रेशियो जो है वोल्टेज गेन कहलाता है। करंट गेन पूछे तो क्या होगा, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। पावर गेन पूछे तो कभी भी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ठीक है ना, इसका ये वर्ड यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो गेन वी आउटपुट जो आपने निकाला उसमें इनपुट जो था उसका डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वी इन से वी इन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास में आंसर, ये है। एंड एज द, फिर दूसरी बात क्या पूछी उसने, वो फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए पूछी है, बिहेवियर, ए का बिहेवियर चेक करवा रहा है। तो ए जो आया है इसी में चेक कर दो। एज द फ्रिक्वेंसी गोज टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। द गेन बिकम्स 1, ये अच्छा हाँ ठीक है, ये जीरो होगा, तो मैं इसको नहीं देखा, ये जीरो हो तो 1/1 होगा, 1 हो जाएगा गेन। 1 गेन होने का मतलब क्या है, आउटपुट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अरे अभी ग्राफ भी थे ना, अभी पीछे हमने देखे थे वी आउटपुट बाई वी इनपुट के, वही वाली बात है, एक से ऐसे डिक्रीज होता है वही। तो जीरो पे ये होगा, सो नो करंट फ्लोज अक्रॉस द रजिस्टर, करंट नहीं जाने देगा ये। देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज एज द फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी लार्ज। अब देखो बहुत हाई हो जाएगा तो करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी तो सारे के सारे इसकी वोल्टेज की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये कब होगी, जीरो फ्रीक्वेंसी पे, मतलब डीसी में। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी करंट हो गई, डीसी हो गई। तो डीसी में इसकी वोल्टेज स्टेडी स्टेट में सेम ही होती है, पता ही हमें, वही बात है। और फिर वो ज़्यादा हो जाती है, एज द फ्रीक्वेंसी बिकम वेरी लार्ज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल, ये बहुत कम हो जाएगा। अलाउिंग ए लार्ज करंट, इन दिस केस मोस्ट ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द गेन बिकम जीरो, ये गेन घट करके जीरो हो जाता है। अभी हमने ग्राफ देखा था वो वाला। सी द ग्राफ ऑफ द लॉग ऑफ द गेन एज ए फंक्शन ऑफ द लॉग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लॉग का ग्राफ लिया हुआ है। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आ रहा है, डिक्रीज वाला, ठीक है, मैक्सिमम से डिक्रीज हो गया, ऐसा लॉग के ग्राफ लिया हुआ है। वो तो लोगों का ग्राफ लेना है उसी से, ठीक है। अब अपन इसी में देखते हैं अगली चीज़ क्या, इसी में ये हाई पास फिल्टर, हाई पास में वही बात है, देखो रिवर्स रेजिस्टेंस पे आउटपुट ले रहा है। इसमें किस पे लिया था, लो पास फिल्टर में, कैपेसिटर पे। इसको बोलेंगे हाई पास। हाई पास कैसे, मतलब क्यों बोलेंगे हाई पास फिल्टर, बिकॉज इट पासेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स विद लेस एटेन्यूएशन। हाई पास हुआ है जो हाई को पास कर दे, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वालों को इजीली पास कर दे। लो पास का मतलब है जो लो फ्रीक्वेंसी वालों को क्या कर दे, इजीली पास कर दे। तो जो फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो इजीली पास कर दे, और इसमें क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट पासेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल्स। तो एसी सिग्नल पास होंगे तो आर पे आउटपुट मैक्सिमम आएगा, और पास नहीं होंगे तो आर पे जीरो आएगा, इस पे आउटपुट मैक्सिमम आता है। समझ गई बात हो, ये है बात, वही है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट निकालोगे, वोल्टेज गेन और निकालना है आपको, और बिहेवियर वही डिस्कस करना है। तो ये वही है आई इंटू आर। अब इस बार करंट ये हो गई इधर, और एक्स सी की जगह आर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो ये वी आउटपुट बाई वी इनपुट की ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये एफ टेंस टू कितना करोगे, जीरो, तो ये भी जीरो, तो कितना आ गया आउटपुट, जीरो आ गया है ना। और इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हैं 1 को टेंड कर जाएगा, ये भी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब मैथ्स में तो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे,
टेंस टू 1 कर रहा है, ठीक है ना। तो एज द फ्रीक्वेंसी गोज टू 0 द गेन ड्रॉप्स 0। इन दिस इंस्टेंट द कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड, सो नो करंट फ्लोज अक्रॉस द रजिस्टर, करंट नहीं जाएगी उसमें से, और द आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, आउटपुट 0 मिलेगा, रेजिस्टेंस पे आउटपुट जोड़ा हुआ है। एज द फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेरी लार्ज द कैपेसिटर रिएक्टेंस बिकम्स वेरी स्मॉल, अलाउिंग ए लार्ज current. In this case most of the voltage drop is across the resistor and the gain is equal to unity. उस समय उसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो मैक्सिमम गेन हो जाएगा, उस पर गेन यूनिटी हो जाएगा। सी द ग्राफ ऑफ द लॉग, इसमें लॉग का ग्राफ 0 से उठेगा, उसमें मैक्सिमम से ये यहाँ गिरा था, यहाँ 0 से बढ़ के मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। लॉग का ग्राफ इसका उल्टा हो गया ना, ये बात थी। तो ये एक ध्यान में रखना है कि पूछ सकते हैं इस तरह से कोई भी इस पर क्वेश्चन, ये है। ये है, इस क्वेश्चन को भी करना, आप सेट करना। ये तो पढ़ा है, ये VBL जनरेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस के क्या जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर जोड़ा हुआ है बस, ठीक है। तो कैपेसिटर का बिहेवियर करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बातें वही आएंगी। वैसे ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ के सेट कर लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन पढ़ कर जरूर लेना, इसको टिक लगा के भेज दूंगा मैं इनको, हाँ ना। जो क्वेश्चन करने हैं PDF से वो सारे भेज दूंगा मैं आपको। तो हो जाएगा। इसमें लगाए हुए हैं, ये भेज रखी है शायद मैंने पहले से, हैं नहीं भेज रखी तो भेज दी जाएगी फिर। भेज दी जाएगी। इसको अपन, अच्छा इसमें इतना ही है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही। ब्रिंगिंग टुगेदर टू सुपर कंडक्टिंग लूप्स, 2 लूप पास में ले आए, इसको देखो इंडक्टेंस में, आइडेंटिकल स्क्वायर लूप्स दैट आर मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, I1 I2 करंट है, एक दूसरे पास में ले आए, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच लूप फाई इक्वल टू Li1 और Li2 होगा, करंट्स I1 I2 हैं। अरे 2 लूप और दोनों म्यूचुअल का भी इफेक्ट साथ में ले लिया, कंसीडर कर लिया है ना, इसका फ्लक्स इसमें जा रहा है, इसका फ्लक्स इसमें जा रहा है। तो Li1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एज देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0 व्हेन दे आर इन्फिनिटली फार अपार्ट, व्हेन द लूप्स आर ब्रॉट क्लोजर दे विल possess a non-negligible mutual inductance M. However, the magnetic flux through the loops must be unchanged as they are perfectly conducting. वही कंडक्टिंग मटेरियल आते ही फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या किया जा सकता है, बराबर किया जा सकता है। समझ गए बात को। तो फ्लक्स होगा कितना, पहले Li1 Li2 तो वो पास में जब लाए हो आप तो क्या होगा, मान लो करंट चेंज हो गया, I1 डैश और I2 डैश हो गई दोनों लूप के अंदर, तो पहले का फ्लक्स कितना होगा, Li1 डैश प्लस म्यूचुअल वाला Mi2 करंट दूसरे की वजह से आएगा, ये पता है ना, ये बात कर ली थी हमने कल परसों। और Li2 इक्वल टू Li2 डैश प्लस Mi1 डैश, प्लस माइनस का चिन्ह आपको पता है कैसे लगेगा, यदि सेम अरेंजमेंट है तो क्या होंगे, प्लस लगेगा, और अपोजिट वाइंड किया गया है तो माइनस लगेगा, पता है इस बात का, ठीक है। तो दोनों के फ्लक्स को बराबर रख दिया। कब रख सकते हैं बराबर,
फ्लक्स चेंज कब नहीं होगा, इन्फिनिटी पे थे, फार अपार्ट थे, दोनों क्लोज लेकर के आए, तो क्लोज लेके आने पर भी फ्लक्स चेंज कब नहीं हो रहा, जब वो कंडक्टिंग मटेरियल है। तो कंडक्टिंग में सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर के लिए जो फ्लक्स चेंज नहीं होता, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इनको बराबर रखा, कुछ सोल्व किया इसमें से, तो I1 डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में, ठीक है, और ये आ जाएगी बात। इसको देख लेना एक बार, है ना, कॉन्सेप्ट को, इसको भी। और अपन देखते हैं, अब ट्रांसफॉर्मर पे चलें क्या, ट्रांसफॉर्मर इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर इम्पोर्टेंट है, इसको भी सवाल को देख लेना। ये इन्फानाइट लेडर है, जैसे रेजिस्टेंस वाले में नहीं था क्या लेडर, इतने ओम इतने ओम इतने ओम इतने ओम ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो ये एल सी का इन्फानाइट लेडर है, एल और सी वाला। तो इसको भी आप सेट कर लेना, पढ़ के देख लेना एक बार के लिए। इसका आगे का नहीं है इसमें PDF में, वही है इधर, है ना, ये है, देख लेना एक बार। कांस्टेंट टाइम को ड्रॉप सेल्फ इंडक्टेंस, अब ये इसी का रिजल्ट है ना, नहीं यार इसकी PDF अधूरी है, मैं भेज दूंगा पूरी, है ना, ये देख लेना, इसकी इस सवाल को देख लेना, लेडर वाले को। अब अपन ट्रांसफॉर्मर को देख लेते हैं थोड़ा सा, वो ज़रूरी है देखना, इसी में है शायद ऊपर ट्रांसफॉर्मर। अरे कहाँ गया ट्रांसफॉर्मर, नहीं है क्या इसमें, ये रहा, ये रहा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम कहाँ दिया है भाई, इसको कहाँ लिए, ऐसे थोड़ी होता है। इससे नहीं लेंगे यार, ये PDF दूसरी आ गई शायद। इसमें है कहीं ट्रांसफॉर्मर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ, 1 मिनट लगेगी।
EF क्यों नहीं मिल रही मेरे को? चलो मैं वैसे ही बताता हूँ फिर, और तो क्या है। इसमें नहीं मिल रही है। एसी की और थोड़ी है अपने पास कोई, इसमें क्या थे डॉक्यूमेंट्स में? ये नहीं है, और ये में भी नहीं होगी शायद। ना, इसमें भी क्वेश्चन है। ये ले लिया। चौबीस का क्या है वीडियो? ये तो वो है, ये 23 वाली क्या है? क्वेश्चन चाहिए इसमें भी, 23 22। नहीं है, चलो आते हैं वैसे बोर्ड पे देखते हैं। आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम तो पता ही होगा क्या है। एक ही उसके ऊपर दो चीज़ों को बाउंड करके लपेटा जाता है किसी चीज़ को। ये होता है बेसिक डायग्राम। तो ये इनपुट वाली कोइल है और ये वाली इधर वाली को क्या बोलते हैं? आउटपुट वाली कोइल बोलते हैं। इसको इनपुट कोइल बोलते हैं, ठीक है ना। एक को इनपुट, एक को आउटपुट बोलते हैं। अब जो दो कोइल्स होती हैं उनमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड दो इंटरेक्टिंग कोइल्स के बीच में, वो पूछ सकता है आपसे। कितनी होगी बताओ? ये कोइल है ऐसे ऐसे करके, और ये म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही हैं, म्यूचुअल इंडक्शन है इन दोनों में। एक में करंट I1 है और एक में कुछ करंट I2 है ना। तो वर्क डन कितना होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा I1 करंट बनाने में और I2 करंट बनाने में? इसमें करंट ये रहेगी, ये I1 करंट बनाने में वर्क डन कितना होगा? DQ इंटू ई, EMF वर्क डन होता है QE। अरे DQ चार्ज को फ्लो कराया EMF पे, तो DQ इंटू ई क्या होता है? वर्क डन होता है। तो DW कितना हो जाएगा? DW जो करेंगे अपन, माइनस E1 इंटू DQ1, और दूसरे में DQ2 करंट फ्लो किया होगा, तो माइनस E2 इंटू DQ2। ये टोटल वर्क डन हो जाएगा दोनों का। माइनस साइन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वर्क डन क्या करना पड़ता है? EMF के अगेंस्ट करना पड़ता है। अरे QE करंट वाले चैप्टर में पढ़े हैं ना हम। तो वर्क डन जो होता है वो DQ E1 माइनस DQ E2, तो DQ2 E2। अब E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू L1 di1/dt प्लस
अरे इवन फर्स्ट ईएमएफ की फर्स्ट कॉइल पे जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू कितनी है? तो एक तो खुद की वजह से है ईएमएफ, एक एम की वजह से भी आएगा, तो एम इंटू di2/dt इंटू dq1 माइनस ये माइनस हो गए, अरे समझ गए, माइनस E2 की वैल्यू बोलो L2 di2/dt प्लस m इंटू di1/dt इंटू dq2। अरे हो जाएगा कि नहीं? इसकी और उसकी वजह से, दोनों की वजह से, दोनों को सोल्व करो, क्या आता है बताओ मेरे को, दोनों को सोल्व करो। dt को कॉमन ले लो, dq/dt को क्या लिख दोगे, I1 लिख दोगे, dq1/dt ये कॉमन लेकर के I1, ये इधर dq2/dt को कॉमन ले लोगे तो I2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करो, क्या आता है लिखने पे, लिखा कुछ ऐसा आ रहा है, L1 I1 di1 प्लस माइनस M I1 di2 प्लस L2 I2 di2 प्लस माइनस M I2 di1 आ रहा है ऐसा, ठीक है। अब देखो M वाले टर्म्स को देखो, दोनों को क्या आ रही हैं, M इंटू I1 di2 प्लस M इंटू I2 di1 आ रही है ना। तो ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन की टर्म है दोनों, तो क्या लिख सकते हैं इसको, d इंटू एम I1 I2, अरे m को भी अंदर ले लिया, d इंटू एम I1 I2, एक बार I1 को बाहर लोगे, एक बार I2 को बाहर लोगे, बन जाएगी ये टर्म। तो क्या बनी फाइनल टर्म, हाँ इसमें, हाँ प्लस माइनस बोल रहा हूँ, m वाली प्लस नहीं बोल रहा हूँ, प्लस माइनस चल रहे हैं साथ ही दोनों। m जहाँ जहाँ भी लिखोगे प्लस माइनस लिखोगे ना, हमें नहीं पता कैसे लपेटी हुई हैं, प्लस माइनस ले लो दोनों जगह टर्म, प्लस माइनस, ठीक है ना। सेम बाउंडेड है तो प्लस आ जाएगा, अपोजिट बाउंडेड है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाइंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया है बताओ मेरे को, वो वर्क डन ही एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्या ये आ रहा है क्या, चेक करो, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, M I1 I2 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में कर लिया उसको, तो M I1 I2, ये एनर्जी की लिमिट आ जाएगी। आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ। दो कोयल की एनर्जी स्टोर्ड ये आ जाएगी आपके पास में। अरे उसको इंटीग्रेट कर दो उसको, ये जो टर्म, इसको सोल्व करने में जो टर्म आई है ना, L1 I1 di1 L2 I2 di2, वो परफेक्ट डिफरेंस, उनको इंटीग्रेट कर दो। L1 I1 di1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, हाफ Li स्क्वायर तो बनेगा। L2 di I2 को I2 इंटू di2 को करोगे तो क्या बनेगा, हाफ L2 I2 स्क्वायर बनेगा। और वो परफेक्ट डिफरेंशिएशन था ही, d इंटू एम इंटू I1 I2, तो उसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो M I1 I2 बच जाएगा। हाँ प्लस माइनस दोनों ही चलाते रहो ना लास्ट तक। हाँ 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 परफेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए, हाँ इस पे भी तो माइनस है, पहले ये भी तो माइनस है, ये यहाँ, ठीक है। तो आ गया ये रिजल्ट, ध्यान रह जाएगा। भी याद भी रखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दो कॉइल्स का हाफ Li स्क्वायर हाफ उसका M I1 I2 आना है। और ये हमेशा याद रखना, M की वैल्यू कितनी होती है, √L1 L2 टाइट कपलिंग के लिए, ठीक है ना। तो M की वैल्यू L1 L2 होती है। तो ये ट्रांसफार्मर में भी पूछ सकता है और जनरल सवाल भी पूछ सकता है, इंडक्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दो कोयल के इंटरेक्शन की एनर्जी, क्लियर है बात।
स्टीरियो स्पीकर भी इसी से बनाए जाते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो स्पीकर का। अब यहाँ क्या रहता है, स्पीकर्स की बाउंड्री रहती है, यहाँ स्पीकर का वो लगा रहता है, लाउड स्पीकर वाला मामला। यहाँ छोटा स्पीकर और यहाँ बड़ा स्पीकर, इसको बोलते हैं वूफर और इसको बोलते हैं ट्वीटर। ठीक है, ये बक्से में बंद होता है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो, ये पूरा स्ट्रक्चर बक्से में बंद रहेगा और ये अंदर से कटा हुआ हिस्सा आपको दिखाया गया है उस बक्से का। ठीक है, अंदर का ये हाई पास फिल्टर है। तो इसमें क्या होगा, ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं दोनों, ये आरसी सर्किट और ये एलआर सर्किट कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो वोल्टेज तो इन पे क्या आनी है, सेम ही आनी है एक टाइम में। इनपुट वोल्टेज तो क्या आनी है, सेम ही आनी है। अब सेम वोल्टेज आनी है तो यहाँ क्या होगा, जिस समय इस आर पे, इस आर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताओ, मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी। ये इस आर पे आउटपुट मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। हाई पास फिल्टर में और लो पास फिल्टर में दोनों हो गए। अरे आर पे देख रहे हैं हम, दोनों ही आउटपुट किस पे देख रहे हैं, आर पे देख रहे हैं। एक हाई पास फिल्टर, एक लो पास फिल्टर, बताओ कौन सा हाई पास है कौन सा लो पास है। हाई पास फिल्टर कौन सा था, अभी हमने बात की थी, जो हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट को फ्लो करवा दे। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो कराने वाला कौन सा सर्किट है, ऊपर वाला है नीचे वाला। अरे कैपेसिटर वाला कराता है, ये निकाला था हमने, वैसे ही पता है, कॉमन सेंस ही पता है, ये हाई पास फिल्टर है। तो ये हाई पास फिल्टर है, तो ये क्या होगा उस समय, लो पास फिल्टर होगा। ठीक है, तो ये हाई पास का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई आएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो हाई फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो क्या होगा, इस पे मैक्सिमम आउटपुट आएगा, तो ये बजेगा। ट्वीटर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, इस पे वो डायफ्राम वगैरह लगा रहता है, पर्दा स्पीकर का। तो मैंने एक दिन स्पीकर बताया था ना आपको, एक दिन स्पीकर की बात की थी एक पीडीएफ में अपन ने। और इसमें क्या होगा, ये कैसा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। तो लो फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो कौन से पे ज़्यादा आउटपुट आएगा, इस पे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। तो उसमें इस पे मैक्सिमम आउटपुट आएगा तो उस समय क्या होगा, ऊपर बजेगा। इसमें ट्विटर का मतलब क्या है, जैसे गिटार वगैरह पतली आवाज़ आ रही है निकल करके, और वूफर लगा होता है ना स्पीकर में। ट्विटर मतलब पतली आवाज़ देने के लिए ये वूफर, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन रहता है उसके अंदर। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इस पर कोई सवाल बनाए। तो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर साथ साथ लगे होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, वो पीडीएफ मिल जाएगी तो मैं आपको भेज दूँगा, इससे पढ़ लेना। अभी तुरंत मिल नहीं रही मेरे को, ये है। और इसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम वोल्टेज और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ आता है वो ऐसा कुछ आता है, एक का ऐसे जाएगा एक का ऐसे गिरेगा। ये तो हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर की पता है ग्राफ, अभी आपने देखे थे कुछ इस तरह से चलते हैं। तो ऊपर का ही गिरने वाला ग्राफ होगा, जो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऊपर काम करना बंद कर देगा और ट्विटर काम करेगा, समझ गए। हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल आएंगे उसके लिए, ये है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहाँ क्रॉस करती है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको भी कैलकुलेट किया हुआ है दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए। और संयोग की बात यह है कि जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आती है, वही आती है 1/√LC, 1/√LC ही निकल करके आती है। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ आपको।
इसे पढ़ लेना आप। क्रॉस और ओमेगा सी जो 1/√LC निकल के आएगी। क्रॉस ओवर का मतलब जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं दोनों, ठीक है, दोनों की वोल्टेज बराबर हो जाती है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो वोल्टेज तो निकालना आपको आता ही है, अरे अभी निकाला था हमने। इसमें I इंटू इसकी करंट इंटू आर, वोल्टेज तो कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए, तो इसकी I इंटू आर और इसकी I इंटू आर, दोनों क्या कर देनी है आपको, इक्वल कर देनी है। I तो निकालनी आती है ना इसकी, वोल्टेज आउटपुट V डालोगे तो इसका भी V डलेगा, तो ये भी, तो दोनों की I निकाल के R से मल्टीप्लाई करके और दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। जो इक्वेट करोगे तो वही आएगा 1/√LC, जहाँ क्रॉस ओवर हो जाएंगे वोल्टेज। ये वोल्टेज का ही तो ग्राफ है, इधर इधर वोल्टेज चल रही, इधर फ्रिक्वेंसी चल रही, ये है बात, ठीक है। ये है बात। और क्या बात थी, और क्या बात थी भाई क्वेश्चन में, PDF में, इसमें थी ना एक वो PDF क्वेश्चंस वाली। ये तो अलग हो गई है। हाँ ये क्वेश्चंस पढ़ लेना, ये जो टिक किए भेज दी थे ना, ये तो मैंने ये PDF तो पहले की भेजी हुई है, हैं? तो ये क्वेश्चन करना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके करना, आप लोग खुद ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अरे इसी में शायद ट्रांसफॉर्मर इसी में है, ये आ गया, इसको ये यही है, मिल गया, देखो ट्रांसफॉर्मर मिल गया, इसी में था, इसी में भी है ट्रांसफार्मर। मैं उसमें वो EMI की पुरानी इसको समझ रहे थे। ये ट्रांसफार्मर कॉइल्स हैं, एक जनरल सर्किट दिखाया है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स। ये आपको पता है E2/E1 N2/N1 होता है, नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लेते हैं अपन तो। यार वो जो चीज़ देख रहा हूँ ट्रांसफार्मर की, वो नहीं मिल रही है मेरे को इसमें। ठीक है, चलो इसी से करते हैं डिस्कस, ये सही है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर द सेम फ्लक्स पासिस थ्रू ऑल द टर्न्स। ये सुन लो, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है कि फ्लक्स हमेशा क्या होगा, सेम पास होगा, जितना प्राइमरी से उतना ही सेकेंडरी से। ये कंडीशन लेके चलते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है कि शो दैट इन दिस केस m = √L1/L2 वेयर m इज द ये है। सपोज द प्राइमरी is driven with AC voltage V1 cos omega t and the secondary is connected to a resistor R। अब इसमें भी एक वो थीम लेके चलते हैं हम कि प्राइमरी जो कोयल होगी वो हमेशा किससे जुड़ी होगी, ये भी एक आइडियोलॉजी है ट्रांसफार्मर में। प्राइमरी कोयल में हम रेजिस्टेंस को नहीं मानते जुड़ा हुआ, नहीं तो RL सर्किट हो जाएगा ना। हम हमेशा इनपुट वोल्टेज क्या ले लेते हैं, सीधी सीधी V1 cos omega t ले लेते हैं, ठीक है बात।
इनपुट वोल्टेज को, एंड द सेकेंड इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर कैपिटल आर। सेकेंडरी को आर से जुड़ा हुआ मानते हैं हम, सेकेंडरी कॉइल में रजिस्टर लेते हैं। तो ये L1 di1/dt प्लस M di2/dt अभी देखा था हमने, दो कॉइल का म्यूचुअल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल के लिए V1 cos ωt के इक्वल हो जाएगा, जो इनपुट है उसके। और दूसरी कॉइल वाला आउटपुट वाला क्या हो जाएगा? L2 di2/dt प्लस उसकी वजह से फ्लक्स आएगा उससे M di1/dt, जो भी टोटल बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? I2R। अरे ये लोड पे लगा दिया, लोड लगा दिया, आउटपुट रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो उसकी वोल्टेज जो हो इस सेकेंडरी कॉइल की टोटल वोल्टेज के इक्वल होगी, और ये प्राइमरी की टोटल वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज की क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर है बात? ये है। यूजिंग द रिजल्ट इन ए, सोल्व दीज इक्वेशंस फॉर I1t एंड I2t, अज्यूम I1 हैज़ नो DC कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट नहीं है, और ये शो दैट द इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, इसको आते हैं अपन, यहाँ आते हैं। अब वो कह रहा है कि लेट फाई बी द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू ए सिंगल लूप। एक लूप से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? फाई है। तो N1 लूप से कितना निकलेगा? N1 फाई, और सेकेंडरी कोइल में N2 लूप है तो N2 फाई निकलेगा। फ्लक्स तो सेम ही है ना पूरे में, ये आइडियोलॉजी लेके चलते हैं हम। तो फर्स्ट कोइल में EMF कितना जनरेट होगा? एक लूप का EMF कितना होना है? मतलब N1 इंटू d∅dt कर सकते हो आप। अरे d∅dt एक का और इंटू N1 का, और एक का d∅dt इंटू N2 लूप्स का कितना हो जाएगा? N2 d∅dt। तो E1/E2 जो है वो N1/N2 के बराबर आ जाता है, ये पता है हमें। अब कह रहा है सपोज द करंट I1 फ्लोज इन कोइल 1 एंड I2 इन कोइल 2 इफ फाई इज द फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न का फ्लक्स फाई है, तब वो कह रहा है कि φ1 कितना होगा? फाई इक्वल्स टू Li होता है, तो L1 I1 प्लस उस दूसरी कोइल का आएगा Mi2 एंड दैट इज इक्वल्स टू N1 फाई, टोटल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे फाई इक्वल्स टू Li होता है, ठीक है, और Mi2 उस दूसरी कोइल की वजह से आएगा, सेकेंड कोइल की वजह से, और वो टोटल जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू टोटल फ्लक्स के बराबर होगा, फर्स्ट कोइल से रिलेटेड टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। ऐसे सेकेंडरी कोइल के लिए क्या होगा? I2 L2, I करंट है, L2 सेल्फ इंडक्टेंस है कोइल का, तो फाई बराबर Li फ्लक्स हो गया उसका, प्लस फर्स्ट की वजह से जो M जा रहा है म्यूचुअल, उसकी वो दोनों मिला के सेकेंडरी का क्या हो गया? टोटल फ्लक्स हो गया। फाई एक का है, ठीक है। तो फाई हमने निकाला तो कितना आया? दोनों का फाई क्या कर दिया? बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। दोनों फाई को जो इक्वल करोगे, कुछ सोल्व करोगे इसमें, I1 0 रखोगे तो यह आएगा, और I2 0 रखोगे तो यह आएगा, और उनको डिवाइड करके सोल्व करोगे तो M इक्वल्स टू रूट L1 L2 आ जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि M रूट L1 L2 होता ही है, ठीक है ना, टाइट कपलिंग के लिए। तो वही चीज़ ये आ गई है। ये जो है इनपुट वोल्टेज थी V1 cos ωt के बराबर है, ये आउटपुट वोल्टेज है L2 di2/dt M di, ये इसके रेजिस्टेंस के बराबर है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया, सोल्व करोगे, कुछ मैनिपुलेट करोगे इधर उधर करके, तो एंड रिजल्ट पे आओगे तो ये फर्स्ट की करंट मिल जाएगी, फर्स्ट कोइल में जाने वाली करंट मिल जाएगी आपको। पहली कोइल में करंट जा रही है I1 मिल जाएगी, और I2 भी मिल जाएगी। किसी टाइम t पे पूछी थी ना उसने क्वेश्चन में, I2 एट t और I1 एट t, इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगी सोल्व करने पे। V आउटपुट अपॉन V इनपुट, अब आउटपुट कितना होगा? I2R, I2 तो निकाल चुके हो अभी अभी आप, ये रही ऊपर जो निकाली है, और V इनपुट V1 cos ωt है ही, तो I2 की वैल्यू डालोगे यहाँ, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स इज N2/N1, V आउटपुट बाई V इनपुट, वही चीज़ है E2/E1, N2/N1 आता है, वही चीज़ निकल के आ गई यहाँ से भी, ठीक है। और इनपुट पावर कितनी होगी? V इनपुट इंटू इनपुट करंट, तो V इनपुट ये है, इनपुट करंट कितनी होगी? इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z, तो उसकी वैल्यू आ गई है। और ऐसे आउटपुट की निकाल ली, V आउटपुट कितना था? I2R माना है हमने, और इंटू I2 तो I2 स्क्वायर R आ जाएगा, और I2 की वैल्यू ऊपर से डाल दोगे यहाँ पे ला करके, ठीक है। और वहाँ से I1 की वैल्यू डाली हुई है इधर, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो I1 I2 वैल्यू डाल दोगे तो एवरेज ही आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ साइनोमेट्रिक कॉस्मेटिक 0,
तो P इनपुट ये आएगी और आउटपुट ये आएगी। इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर और उसकी वैल्यू ये है। ये आप सोल्व करके याद रखो, नहीं तो इसको सीधा भी याद रखा जा सकता है। सवाल आ गया तो बिना मेहनत के सोल्व हो जाए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर का सवाल। V1 स्क्वायर L2 अपॉन 2L1R, इसको सीधा याद रख लो, सोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लिंक कर एक बार करके ज़रूर देख लेना मोटा मोटी इसमें। तो इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगी और वो इतनी होगी, ठीक है। V1 स्क्वायर बाई 2R इंटू L2 बाई L1। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो हमने लिखा है E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, या E2 बाई E1 इक्वल टू N2 बाई N1, इसको क्या लिख सकते हैं? L1 और L2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो, ये आउटपुट है वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है। तो L की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इनको? L की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ L2 बाई L1 के रूप में लिख सकते हैं इनको। देखो कहीं लिया भी होगा इसमें, नहीं लिया गया इसमें, उस PDF में था वो, अभी दिखा था मेरे को। L2 बाई L1, यही वैल्यू जो है वो L2 बाई L1। बनाओ, कैसे बनेगी? कहीं से तो बन रही होगी, देखो। चेक करना, मैं वो भी भेजूंगा तुम्हें, ठीक है। देखना इसको बनेगी कुछ वैल्यू ऐसी। चलो देख लेना इसको अभी, है ना। ख़त्म करते हैं इस बात को, आजगी को। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको वो शीट मिल जाएगी आज, कौन सी? एरर वाली मिल जाएगी। एरर वाली करनी है। इसके आगे अपन अब सिर्फ किसको देखेंगे? मैकेनिक्स को देखेंगे। EMW के लिए जो मैंने लेक्चर पढ़ा रखे हैं वो देख लेना, मोर देन एनफ है वो, उसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 अक्स पे करके 2 अक्स पे करके उसको देख लेना। बड़े हुए तो हैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड है वो, तो उसको देख लेना। उससे सवाल आएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, पहली बार अभी तक आया नहीं उससे सवाल EMW, लेकिन सिलेबस में लास्ट ईयर ही जुड़ा है वो, ठीक है ना। तो ये आ सकता है। बंद कर दे अब इसको।